हाँ जी, नमस्कार वंस अगेन। हम पॉलिटी के कुछ लेक्चर देख रहे थे, तीसरा लेक्चर शायद ये है। इससे पहले हमने देखा कि पहला लेक्चर हमने देखा कि संविधान क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि संविधान कहाँ से आया, कैसे बनाया, किन लोगों ने बनाया। आज हम उस किताब को, उस किताब को या उस जो रूल बुक है उसको खोलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर है। आज पहला लेक्चर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे, मैंने उद्देशिका, ये भारत के संविधान की उद्देशिका है। ये इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। आप ये समझिए प्रस्तावना होती क्या है। आप ये समझ, कोई भी किताब उठा के लीजिए, चाहे वो सब्जेक्टिव कोई किताब हो, चाहे वो कहानी की कोई हो, चाहे वो नोवेल हो, कोई भी एनी बुक उठा के देखेंगे। जब हम उसका फर्स्ट पेज देखेंगे तो फर्स्ट पेज आधा कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे एडिटर या लेखक के सिग्नेचर है। उस प्रस्तावना में क्या लिखा होता है? उस प्रस्तावना में लिखा होता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हम कहना चाहते हैं, क्या क्या इस बुक के अंदर हमने दिया है। बुक के सारी चीज़ों को समराइज किया होता है उस प्रस्तावना में। ऐसे ही हमारे संविधान में प्रस्तावना है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से, ज़्यादातर तो प्रस्तावना ही लिखा होता है, लेकिन अलग अलग नामों से भी ज़्यादा लिखा होता है वो किताबों के अंदर। उसमें सारी चीज़ों को समराइज किया होता है। वैसे ही हमारी संविधान में एक उद्देशिका है, प्रस्तावना है। उद्देशिका ही को ही प्रस्तावना क्यों कहते हैं, या प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, ऐसे क्यों? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया आपको। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना? भारत की प्रस्तावना। उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया और वही भारत की प्रस्तावना बना। इसलिए उस प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका। अब हम इसमें देखेंगे उद्देशिका में क्या क्या लिखा हुआ है। तुम कोशिश करना कि ये जो प्रस्तावना है वो याद हो जाए। आसान है, छोटी है, आधा पेज की है, याद भी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर संविधान को एक पेज में समझना है तो ये सब चीज़ें, प्रस्तावना याद कर लीजिए और इन शब्दों के मतलब समझ में अगर आ गए तो ये समझिए कि प्रस्तावना का बहुत कुछ तुमको आ गया। प्रस्तावना का क्या, संविधान का तुमको बहुत कुछ आ गया। प्रस्तावना ये कहती है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा प्रस्तावना क्या कहती है। हमारे यही उद्देशिका है, भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ध्यान से देखिए जरा इस तारीख को। तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मांगसी शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की शब्दावली है। ये संविधान में क्या क्या है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ये संविधान में, ये संविधान प्रस्तावना का जो इसमें जो समराइज किया हुआ संविधान को, ये सब लिखा हुआ उद्देशिका में। अब हम देखेंगे, प्रत्येक शब्द का मतलब समझेंगे, प्रत्येक शब्द का मतलब क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अच्छा देखिए जरा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस हम भारत के लोगों को सर्वोपरि माना गया है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए जनता ही भले अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, लेकिन जनता ही शासन करती है। कैसे? संविधान में जो 389 सदस्य थे, बाद में 284 सदस्यों ने साइन किए, लेकिन 389 400 के आसपास सदस्य थे। उन सब सदस्यों ने भारत को ऐसा नहीं बनाया है। हम भारत के लोगों ने भारत को ऐसे बनाने, उद्देशिका, देखो दो शब्द हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है एम। दोनों का मतलब होता है उद्देश्य, दोनों का मतलब होता है
दोनों दोनों शब्दों का मतलब होता है उद्देश्य। अंतर क्या है फिर? एम क्यों नहीं बोला इसको, ऑब्जेक्टिव क्यों बोला इसको? ऑब्जेक्टिव एम को अचीव करने में जो ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव जो दोनों का मतलब उद्देश्य होता है हिंदी में, लेकिन अंतर क्या है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है। उद्देश्य जो होते हैं वो एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे एम होते हैं, जो हमारा एम होता है उसको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव हेल्पफुल होते हैं। ऑब्जेक्टिव हेल्पफुल होते हैं कैसे? मान के चलिए कि हमको एक 10 मंजिला भवन में जाना है या 10 मंजिली इमारत में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पहली मंजिल पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे हम लास्ट में जब पहुंचेंगे तो हमारा वो क्या होगा? एम। 10वीं मंजिल हमारी क्या है? एम। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? पहली, दूसरी, तीसरी, ये सब बिल्डिंगें क्या है हमारी? ये सब जो भवन या ये सब जो पहला मंजिला है, दूसरा मंजिला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे है उद्देशिका, जो इसको कहा वो ऑब्जेक्टिव है। हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं ये हमको हेल्प करेगा उस चीज में। इतना समझ में आ गया? तो हम भारत के लोग कैसा बनाना चाहते हैं भारत को, ये सब वो 389 सदस्य नहीं कह रहे कि हम बनाना चाहते, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे ऊपर हम भारत के लोग हैं, उसके नीचे ही सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत के संविधान में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान में सबसे ऊपर किसे रखा गया है, तो क्या कहेंगे? हम भारत के लोग। ये समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा शब्द है हम भारत के लोगों के बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च डिसीजन। ये सब संप्रभु का मतलब होता है। हमारा भारत देश संप्रभु है। प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संप्रभु का शाब्दिक मतलब होता है अपनी मर्जी के मालिक। हम जो भी डिसीजन लेंगे अपनी इच्छा से लेंगे। हम पाकिस्तान से घबरा के कुछ नहीं करेंगे, हम चाइना से भयभीत होकर कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, या हम अमेरिका के दबाव में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। हम अपने प्रभुत्व संपन्न है, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभु हम अपनी मर्जी के मालिक खुद ही है। इतना समझ में आ गया? इस शब्द का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च पावर। ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो जीएसटी लागू करें, हम चाहे तो नागरिकता में संशोधन करें, हम चाहे तो मौलिक अधिकारों में कुछ भी हम कर सकते हैं। हम संप्रभु हैं। एक अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम संप्रभु हैं, लेकिन आज भी हम सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं संप्रभु नहीं है। कैसे? अभी समझिए जरा। बार बार सुनने में आता है कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए, चाइनीज सामानों को मत खरीदें। सुना भी होगा आपने। आजकल भी चल रहा था कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें या चाइनीज वस्तुओं को कम से कम खरीदें। हम क्यों नहीं खरीदें भाई? आप मंगवाना बंद कर दीजिए ना, आप मंगवाना बंद कर दीजिए, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन सुना होगा तुमने, एक विश्व के देशों की एक पंचायत है जिसमें 193 सदस्य हैं। एक उसी की, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, या एक शब्द होता है WTO, सुना होगा तुमने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और भारत उसका सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन में जो रूल है उसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट कि हम व्यापार में कोई बैरियर नहीं लगाते, कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकते। हम व्यापार के मामले में कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब भारत चाइना से सामान मंगवाना बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये व्यापार में क्या होगा? अवरोध होगा। इसलिए WTO समझ में आ गया। यूनाइटेड नेशन मैंने कहा था कि पंचायत है एक विश्व स्तर पे। अगर 2-3 देशों के बीच मतभेद हो जाए या युद्ध हो जाए उनके बीच, तो सीधे तीनों देश यूनाइटेड नेशन पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन जो डिसीजन लेगा वो सारे देशों को मानना पड़ेगा, जितने वो इन लड़ाई में थे या जिनमें मतभेद चल रहा था। सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे देशों को मानना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन का डिसीजन। इसका मतलब हम प्रैक्टिकली तो हैं, हम संप्रभु, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से हम क्या नहीं है? संप्रभु नहीं है। देखो WTO का हमारे ऊपर, नहीं तो हम चाइना से सामान मंगाना बंद कर देते,
और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। संप्रभु का मतलब समझ में आ गया। संप्रभु का मतलब होता है सुप्रीम सत्ता या सुप्रीम पावर हमारे पास है, हम जो मर्जी चाहे देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। पहला शब्द था संप्रभु, ठीक हो गया। दूसरा है हम भारत के लोग, समझ में आ गया। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सोशलिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है समाजवादी। समाजवाद का अगर बहुत सरल सी परिभाषा है, समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, समाज क्या हो, इक्वल हो। समाज क्या हो, कहीं भेदभाव ना हो, किसी भी स्तर पर भेदभाव ना हो, समाज एक जैसा हो, न कोई गरीब हो, न अमीर हो, कोई धर्म ना हो, कोई जाति ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। ये सब समाजवाद की परिभाषा है। समाजवाद को समझने के लिए आप समझिए, एक होता है साम्यवाद और एक मार्क्स का नाम, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। मार्क्सवाद भी समाजवाद को ही, ये दोनों भी समाजवादी हैं। ये दोनों मार्क्सवाद और साम्यवाद भी, जो साम्यवाद मतलब जो चाइना ने अपनाया था 1949 में, माओत्सुंग उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री थे, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति माओत्सुंग थे शायद। साम्यवाद और मार्क्सवाद क्या है, स्टीम रूप है साम्यवाद, समाजवाद का। भारत में ये नहीं, अभी बताऊंगा भारत में क्या है। साम्यवाद और मार्क्सवाद स्टीम रूप है समाजवाद का, एकदम से समाजवाद है। मार्क्स की विचारधारा से आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में। मार्क्स के साफ स्टेटमेंट है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा जहां। मार्क्स कहता है कि जो ये उच्च वर्ग के लोग हैं, जो ये अमीर लोग हैं, ये बहुत कम है, जबकि सारा समाज क्या है, बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। तुम सब एक हो जाओ, इन सबसे छीनो जमीनें या इनका पैसा छीनो। ये समझ लिए बात कि अगर हम जनरल समाजवाद, इनके तरह समाजवाद की बात करें, मार्क्सवाद या साम्यवाद, तो मार्क्स और साम्यवाद बहुत स्टीम रूप में इसलिए कहते हैं कि देखो, जैसे अंबानी साहब के पास 1 करोड़ रुपए है और मेरे पास 1 लाख रुपए है, दोनों का पैसा इकट्ठा किया जाए, डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रही बात? सारे इन उच्च वर्गों का, सब हमारा जो सारे देश का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाए, उसमें टोटल जिनकी जनसंख्या है सब में बांट दिया जाए, ताकि समाज बराबर हो जाएगा। मार्क्स ने भी यही कहा, साम्यवाद भी यही कहता है। जो साम्यवाद भी, दोनों शब्द मार्क्सवाद और साम्यवाद दोनों लगभग सेम है। ये समाजवाद का स्टीम रूप है। लाना तो ये भी समाजवाद चाहते हैं, लेकिन बहुत इनका तरीका अलग है, अब देखिए जरा, 1949 में चाइना में ऐसा हुआ था। चाइना में सबकी ज़मीनें, सारी ज़मीन सरकार के अंडर हो गई थी, और सब उसमें, जब चाइना का साम्यवाद पढ़ेंगे तब उसमें है, सारी ज़मीनें ले ली थी सरकार ने, और ज़मीन में सब लोग काम करते थे, उनको फिर सरकार की सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो गई थी। फिर सरकार उनको देता था, या पैसा या राशन जो भी है खाने पीने के लिए। ये सब भारत में समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में ये वाला समाजवाद है। ये दोनों समाजवाद भारत में नहीं है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि हम समाज में जो असमानता है इसको कम कर देंगे। जो उच्च वर्गीय ज़्यादा उच्च नहीं हो पाएगा, निम्न वर्गीय को ज़्यादा, जो निम्न वर्गीय, हम क्या करेंगे, उच्च वर्ग को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन निम्न वर्ग को हम उठा सकते हैं। हम निम्न वर्ग को उठाने का काम करेंगे ताकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच क्या हो, असमानता कम हो जाए। कैसे? हाँ जी, कैसे? हम क्या करेंगे, निम्न वर्गों के लिए क्या करेंगे, हाँ जी, 25 रुपये किलो गेहूँ है, तुम 5 रुपये किलो ले लो। 30 रुपये किलो चावल है, तुम 2 रुपये किलो ले लो। ठीक है जी। उच्च वर्ग के लोग, हाँ जी, तुम 10 लाख रुपए कमा रहे, टैक्स दे दो। 1 लाख रुपए कमा रहे, टैक्स लाओ। निम्न वर्ग के लोगों को आरक्षण भी इसका उदाहरण है। एक आरक्षण में भी इसका उदाहरण। इसमें क्या होगा, समाजवाद तो आएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। मार्क्स ऐसा नहीं चाहता था, साम्यवादी विचारधारा के लोग ऐसे नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एकदम से समाजवाद आ जाए। ये विचारधारा हमारे संविधान में नहीं है, और नहीं हमारे जो सरकार में लोग हैं, या जो हमारा संविधान जो कहता है वो लोकतांत्रिक समाजवाद चाहता है। ये वाला समाजवाद की विचारधारा नहीं। इस समाजवाद से क्या होगा, टाइम लगेगा, लेकिन किसी का, अब समझ लीजिए बात, जो भी आज अच्छी जगह है, चाहे विराट कोहली को ले लीजिए, आप MS धोनी को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, तो कभी न कभी, कपिल शर्मा को ले लीजिए, कॉमेडियन है जो,
कभी न कभी उनकी स्थिति रही होगी खराब, कभी न कभी वो समाज के निम्न वर्ग में रहे होंगे। उन्होंने मेहनत करी है, तब जाके ये जो हासिल किया है, जो नाम या जो शोहरत हासिल की है, अब क्या करें? अब उनसे छीन के हम में बांट दें? नहीं। इसलिए हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। हम क्या करेंगे? उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम निम्न वर्ग समाज को ऊपर उठाएंगे और इनके बीच जो असमानता है वो कम हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाजवाद में या हमारे संविधान में कि हमने क्या अपना है? लोकतांत्रिक समाजवाद। आरक्षण भी इसका उदाहरण है। ये समझ में आ गया? समाजवाद समझ में आ गया? देखते हैं नेक्स्ट शब्द क्या है। हम भारत के लोग हो गए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, एक ही शब्द हैं दोनों। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष को ऐसे समझिए, क्या मैं कह सकता हूं कि सरकार सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा? क्या धर्मनिरपेक्ष का एक सही मतलब हो सकता है? या सभी धर्मों को प्रोटेक्शन देगा, या सभी धर्मों का पालन करेगा, या सभी धर्मों को किसी भी धर्म के बीच भेदभाव नहीं करेगा? कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, लेकिन टेक्निकली ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार धर्म को जानती नहीं है, सरकार धर्म को जानती नहीं है कि धर्म क्या है। इसका मतलब अगर किसी चीज को जानते नहीं है तो उसके बीच भेदभाव क्या होगा? किसी भी धर्म को जानती नहीं है, बात खत्म। सरकार साफ लिखा हुआ है कि हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है। देश का या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, भले हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हमारा जो देश है वो देश का कोई धर्म नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले लोगों के पास स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। लेकिन धर्म, हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। किसी भी धर्म को नहीं, मतलब किसी भी धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देगा, किसी भी धर्म के, दो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। मतलब हमारी सरकार या हमारा देश धर्म को जानता ही नहीं है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच, कोई धर्मों के बीच अगर जानता ही नहीं है तो धर्मों के बीच भेदभाव कैसे होगा? बीच में हज यात्रा पे सब्सिडी दी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे बंद कर दिया। फिर जाके एक बार अभी फिर धर्म के बीच फिर हुआ था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए का जो सब्सिडी दी जा रही थी। ये भी, चलो ये भी है, कहीं ना कहीं सरकार, या कह सकते हैं कि जानबूझ के या अनजाने में ये सारी गलतियां कर देती है। लेकिन हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है, किसी का पैसा हम किसी धर्म, पर्टिकुलर धर्म में खर्च नहीं कर सकते। जनता का पैसा हम पर्टिकुलर धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकते। अब जैसे हज यात्रा मुस्लिम वर्ग का था या कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू का है, तो हम किसी इनडायरेक्टली हम किसी न किसी धर्म को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या उसको दो धर्मों के बीच भेदभाव कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि हमारे संविधान में लिखा गया कि धर्म से जो पैसा कमाएगा या धर्म के चीज़ से जो पैसा आएगा, या ब्राह्मण लोग या पुजारी या धर्म से जो भी पैसा आएगा उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि अगर हम टैक्स लेंगे उस चीज़ से तो हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन देना पड़ेगा तो इसका मतलब हम किसी धर्म को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर हमने मंदिर से पैसा लिया, मंदिर के ब्राह्मण से पैसा दिया, या मंदिर से कमाने वाले ट्रस्ट से पैसा लिया, तो हमको उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन दिया इसका मतलब आपने हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन दिया। तो ये जो हम धर्म से पैसा कमाते हैं इस पर टैक्स नहीं लगता है। धर्मनिरपेक्ष समझ में आ गया? पंथ निरपेक्ष, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार धर्म को जानती नहीं है, या सरकार या देश धर्म के बीच भेदभाव नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है धर्म से। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं। अगला शब्द देखिए जरा, अगला शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। पहले इसको समझिए, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। हम अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने दी। अब्राहम लिंकन साहब के अगर शब्दों में देखें हम लोकतंत्र, तो टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्मित शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा है। लोकतंत्र दो टाइप का होता है, इसकी तरह हम समझ। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में क्या है? भारत में ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझिए जरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो शब्द में कहूंगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बेस में। एक होता है रेफरेंडम, इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंडम, और एक होता है प्लेबिसाइड। रेफरेंडम और प्लेबिसाइड, रेफरेंडम और प्लेबिसाइड दोनों का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, रेफरेंडम और प्लेबिसाइड दोनों का मतलब होता है जनमत संग्रह। लेकिन रेफरेंडम कहाँ यूज होता है और प्लेबिसाइड कहाँ यूज होता है, अभी मैं बताऊंगा। रेफरेंडम वहाँ पे यूज होता है जब सरकार से कोई डिसीजन लिया जाता है, सरकार से नहीं, जनता से कोई डिसीजन लिया जाता है। रेफरेंडम ऐसा समझिए आप कि जैसे जीएसटी लागू किया हमने, जीएसटी अगर जनता से पूछा जाता तो जनता कैसे वोट करती? एस या नो में जवाब देती, हाँ या ना में, हाँ जी जीएसटी लागू करना है, हाँ या ना। तो अगर हाँ या ना में जवाब चाहिए हमको किसी से, तो वहाँ जनता से अगर हमको हाँ या ना में जवाब चाहिए तो वहाँ पे जनमत संग्रह के लिए यूज होगा क्या? रेफरेंडम। रेफरेंडम, और जब हमको चॉइस देनी है जनता को कि आपको सिर्फ दो ही चॉइस, आपको, आप अगर मना कर देंगे तो ये काम नहीं होगा, ये गलत है, आपके पास चॉइस है। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, लेकिन कैसे? जैसे हम जम्मू कश्मीर की जनता से पूछेंगे कि हाँ जी आपको कहाँ जाना है, पाकिस्तान में जाना है या भारत में जाना है। अब क्या है, उनको जाना है, वो हाँ ना में जवाब नहीं दे कि हमने जाएंगे। जैसे अभी रेफरेंडम में हमने देखा, हाँ ना में, ना के अगर ना कर दिया जनता ने तो खत्म होगी बात। प्लेबिसाइड में ऐसा नहीं होगा। प्लेबिसाइड में पूछा जाएगा आपको, पाकिस्तान जैसे जम्मू कश्मीर की जनता से पूछा जाएगा आपको कहाँ जाना है जी, भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमको भारत में जाना है या पाकिस्तान में। इसका मतलब होता है प्लेबिसाइड, उसको भी जनमत संग्रह कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत संग्रह किया जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ कैटन्स की जनसंख्या बहुत कम है, और राज्यों को कैटन्स कहा जाता है। कुछ कैटन्स की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता से ही पूछा जाता है कि हाँ जी। भारत में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र ला नहीं सकते, बहुत सारी 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो जा, वहाँ पे जनता तक पहुँचने के लिए या जनता से पूछने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टाइम मिसयूज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, हजारों में जहाँ की जनसंख्या हो, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत संग्रह किया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैटन्स बताए मैंने आपको, यहाँ पर जनता से प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है कि हाँ जी, जैसे सपोज कोई कानून लाना है या कोई बिल पास करवाना है तो ये जनता से ही पूछा जाता है। ये जनता से ही पूछा जाता है कि हाँ जी, जनता ने एस किया तो एस, नो किया तो नो। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह, दो शब्द होते हैं। एक दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक दूसरा होता है राइट टू कॉल। राइट टू कॉल, राइट टू कॉल, राइट टू कॉल, राइट टू कॉल शब्द गलत होगा, राइट टू रिकॉल कह सकते हैं। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल में क्या होता है, जनता अपनी सरकार से अगर संतुष्ट नहीं है तो सरकार को वापस बुला सकती है, उनके पास अधिकार है वापस बुलाने का। काश कि भारत में ऐसा होता है। राइट टू कॉल का मतलब होता है कि सपोज 5 साल की सरकार है और जनता को लग रहा है कि ये दो तीन साल बीत गए, इसने कुछ नहीं किया, वापस बुलाओ। जनता के पास प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक और भी अधिकार है राइट टू कॉल का, सरकार को वापस बुलाने का। सरकार को वापस बुलाने का एक रेफरेंडम हो गया, एक प्लेबिसाइड देखा आपने, एक राइट टू रिकॉल देखा, रिकॉल सॉरी कॉल नहीं रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार, सरकार को वापस बुलाने का अधिकार। और एक चौथा शब्द होता है इंसेट। इंग्लिश में इंसेट होता है, हिंदी के लिए इंसेट में सब पहल करना कह सकते हैं, पहल करना। भारत में ऐसा नहीं है कि अगर हम आम जनता में से कोई व्यक्ति जाके संसद में कोई भी बिल पास नहीं कर सकता है कि इसको साफ पास कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी नागरिक किसी भी कानून बनाने की पहल कर सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी कानून को बनाने की पहल कर सकता है। इसका मतलब होता है इंसेट, इंग्लिश में इंसेट कहते हैं, हिंदी में पहल करना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आ गया। अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि
कानून बनाने में भाग लेते हैं। जनता तो लेती है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से लेती है। जनता ने प्रतिनिधि चुने और वही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में किसी भी कानून को बनाने के लिए। जैसे हमने ग्राम लेवल पर ग्राम प्रधान को चुना, मतलब हमारे प्रधान का डिसीजन पूरे गांव का डिसीजन। क्षेत्र लेवल पर क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुना, क्षेत्र पंचायत सदस्य का डिसीजन पूरे क्षेत्र का सदस्य, जितने क्षेत्र पंचायत है उसमें उन सब का डिसीजन। जिला पंचायत सदस्य का डिसीजन, जितने जिला पंचायत क्षेत्र उसके अंडर है उस क्षेत्र का पूरा डिसीजन। विधायक एमएलए का डिसीजन, जितने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने गांव हैं या जितने लोग आते हैं उन सब का डिसीजन। सांसद का डिसीजन, जितना लोकसभा क्षेत्र है उन सब का डिसीजन। मुख्यमंत्री का डिसीजन पूरे उस राज्य का डिसीजन है। प्रधानमंत्री का डिसीजन पूरे देश का डिसीजन है। तो अगर वो डिसीजन गलत ले ले तो हम 5 साल से पहले कुछ भी नहीं कर सकते। चुनाव तो 5 साल में ही होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या कर सकते हैं, हम रिकॉल कर सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है कि हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति कानून बनाने में या संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत को क्या बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक। समझ में आ गया होगा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है भारत में लेकिन अप्रत्यक्ष है। ठीक हो गया। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है हम लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब रिपब्लिक इंग्लिश में बोलते हैं। गणराज्य मतलब हम गणराज्य कब बने, गणराज्य या गणतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है जी। 26 जनवरी 1950 को। कैसे, मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि 26 जनवरी को संविधान लागू नहीं हुआ। लागू हुआ इसलिए हम गणतंत्र नहीं हुए, बल्कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली थी और उसी दिन से हम गणतंत्र हुए। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या जिस देश का सबसे ऊंचा जो पद है वो निर्वाचित होता है, वो देश गणतंत्र। ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, कानून जो बनाती है वो तो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आनुवंशिक होती है। महारानी का कोई चुनाव नहीं होता है, सबसे ऊंचा जो पद है वहाँ पे वो महारानी का है, इसलिए ब्रिटेन को हम गणतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि महारानी का चुनाव नहीं होता है। महारानी जो है वो आनुवंशिक होती है, पहले महारानी है, फिर उसकी बेटी बनेगी, फिर उसकी बेटी बनेगी, ऐसे चलता हुआ सिस्टम। आनुवंशिक वो पद है, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है, भले इनडायरेक्ट चुनाव होता है लेकिन चुनाव होता है। जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष या जिस देश का सबसे ऊंचा पद चुना जाता है, उस पद का चुनाव होता है जनता के द्वारा, भले इनडायरेक्ट हो, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहा जा सकता है या कहते हैं। भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, भले वो इनडायरेक्ट चुनाव से चुना जाता है। इतना समझ में आ गया गणराज्य गणतंत्र। अब कभी मत कहिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था इसलिए हम गणतंत्र हुए, नहीं। अगर हमारा संविधान 27 या 28 या 30 तारीख को लागू होता, नहीं, क्योंकि 26 जनवरी तो ऐतिहासिक थी, नहीं हो सकता ऐसे। अगर हमारे राष्ट्रपति 22 जनवरी को शपथ ले लेते या 23 जनवरी को शपथ ले लेते या 24 जनवरी को शपथ ले ले या 30 जनवरी को शपथ लेते तो हम 30 जनवरी को ही गणतंत्र होते। ये गलत दिमाग में बिठा रखा है हमने कि 26 जनवरी को हम संविधान लागू हुआ इसलिए गणतंत्र, नहीं। हमारे राष्ट्रपति साहब ने उस दिन शपथ ली थी इसलिए हम गणतंत्र हुए। भारत क्या है, गणराज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी हो गया, पंथनिरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना समझ में आ गया। यहाँ तक आज के लेक्चर में काफ़ी, यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से दूंगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।